नमस्कार। मैं आप सभी का आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले इसका बैकग्राउंड रखना चाहूँगा। हमारे मेंटर विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चूक सर, इन्होंने कोरोना पैंडेमिक में आओ नदी को जाने ऐसे वेबिनार सीरीज शुरू किया था। लगभग 44 वेबिनार्स हुए, जिसमें कम से कम 75 से भी ज्यादा महानुभाव की जो जल जंगल जमीन जानवर इस क्षेत्र में कार्यरत है उनको इनवाइट किया गया। और उसका ही आगे का स्टेप कि ऐसे तय हुआ कि हम फिजिकल यात्रा निकालते हैं नासिक से के त्र्यंबकेश्वर से लेके वर्धा तक, लेकिन कोरोना सेकंड वेव के वजह से वो यात्रा हो नहीं पाई। फिर आओ नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं शुरू हुई, जिसकी शुरुआत नासिक डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई। नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे करते करते महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों की यात्रा हुई। और जब 3 जिलों की यात्रा कंप्लीट हुई, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, तो हमारे टीम ने तय किया कि जैसे आओ नदी को जाने ये वेबिनार सीरीज शुरू है, वैसे ही हम आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो हमने मई 2021 में इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत की। एक ही मिनट में स्क्रीन पे लाता हूँ। हमारे इस वेबिनार में हमने जब शुरुआत की थी तो मई 2021 में अ, हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक गाड़ेगांव करके विलेज है, जो मॉडल विलेज बनवाया गया था, उससे शुरुआत की। फिर आज तक 117 वेबिनार हुए हैं, तीनों राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से। माँ तापी के लिए काम करने वाले महानुभाव, कोई जंगल पे काम कर रहा है, कोई जल पे काम कर रहा है, कोई जमीन पे, कोई पर्यावरण पे, ऐसे सारे महानुभाव हमारे साथ जुड़े। लगभग 150 से भी ज्यादा महानुभाव जो माँ तापी के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े। कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है, कोई ग्रुप में काम कर रहा है। आज तक जितने भी ग्रुप और इंडिविजुअल मिले उसमें अलग अलग ग्रुप, जैसे कि मिशन 500 करोड़ लीटर, भूजल वारकरी, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, सूरत प्रोजेक्ट, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स मिले अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम करने वाले। जैसे फार्मर्स है कि मिलेट्स फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचर फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, योगिक फार्मिंग। इसके अलावा हमारे एक साथी जो मधुमक्खी के ऊपर काम कर रहे हैं, एक साथी जो है वो लोटस के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो गांव गांव जाकर कमल के कमल तालाब में लगाकर उसका काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग महानुभाव हमें आज तक मिले हैं। और हमें खुशी होती है कि ये सब ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ साझा होता है। तीनों राज्यों के जो साथी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उनका कार्य हमें समझता है, और हमारे पूरे टीम के तरफ से एक काम होता है। मैं तो एक इसका छोटा सा कार्य करता हूँ। ऐसे हमारी पूरी टीम है तापी नदी की। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे पहले वक्ता नीलिमा जी, जो कि पिछले 15 सालों से मिलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वो बेसिकली उनका जो रहना है नगर जिले से, लेकिन अभी वो पिछले 10-15 सालों के साथ नासिक में काम कर रहे हैं, कल सुबह मिलेट्स इस नाम से। और नासिक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये काम शुरू किया। उनका मुख्य उद्देश्य है कि मिलेट्स जो कि कम पानी में आता है उसका जो भी प्रोडक्शन है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके फार्मर्स को उसका अर्निंग मिले, इसलिए वो कोशिश करती है। उन्हें अलग अलग
जो भी एग्जीबिशन रहते हैं, अलग अलग इवेंट्स रहते हैं, वर्कशॉप्स रहते हैं, उनको एज अ एक्सपर्ट बुलाया जाता है। वो 2021 में दुबई एक्सपो में भी, यानी कि फॉरेन में भी जाकर आए हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना टॉक शुरू करें। वेलकम नीलिमा मैम। नमस्कार सर्वांना। एक ही मिनट में ये आपका पीपीटी शेयर करता हूँ, तब तक आप बात जी कीजिए। जी। सबको नमस्ते। मुझे आज अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे तापी नदी और ये सब ग्रुप से जुड़ के हम यहाँ पे ये वेबिनार कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत बार ये चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ चीजें आगे नहीं गई थी, लेकिन अब के बार तो वो चीजें आगे चली गई है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इस पे आ जाते हैं। हमारे जो टॉपिक है, आप सब लोगों ने 2023 से मिलेट मिलेट शब्द बहुत बार सुना होगा। तो ये एक्चुअल मिलेट शब्द क्या है, कहाँ से है? तो इसके लिए सबसे पहले हमारा फूड जर्नी हमें समझना पड़ेगा। मैं आज के इस प्रेजेंटेशन में, इस सेमिनार में, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक जो भी हमारा फूड है और जो लाइफस्टाइल है और हेल्थ है, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको बता सकूं। क्योंकि सिर्फ मिलेट्स पे हमने जब काम शुरू किया था तब और अब बहुत डिफरेंस आ गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई है। लोगों में अवेयरनेस भी आ गया है और सब लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी अभी बहुत सारे हेल्थ वाइज चीजें हो रही है। तो सब हेल्थ, मतलब क्लाइमेट वगैरह वो सारी चीजें है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द पार्ट है वो है फूड। तो हमारा फूड जो है वो बहुत सारी चीजें करता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कैसे हमें ये करता है। जैसे हमने देखा कि आजकल हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम बोलते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल, मतलब उसमें क्या क्या होता है कि अ, हमें बस स्पीड चाहिए काम करने के लिए, हर एक को सब लोग भागते रहते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि सक्सेस, मतलब आप छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो या बड़े हो गए हो, होता है कि सबका वही होता है कि पूरे, मतलब दौड़ दौड़ रहे हैं। हम बच्चों को दौड़ाते ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओ। हम बड़े दौड़ते हैं करियर के लिए, और बड़े दौड़ते मतलब थोड़े से बड़े बच्चे वो करियर के लिए हम उन्हें दौड़ाते हैं, ये एग्जाम वो एग्जाम। और जो ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे हैं या फार्मर है या कोई मजदूर है, हर कोई भाग रहा है। तो ये स्पीड, सक्सेस और ये सारी चीजें, इसमें क्या हो रहा है कि 24/7 हमें वही वही चीजें करनी पड़ रही है। तो ये सारी लाइफस्टाइल की वजह से है। तो हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी है, तो इसकी वजह से हमारा फूड इंटेक अफेक्ट होता है। मतलब हम लोगों का जो खान पान है वो बहुत बार उसमें चेंज, बदलाव आता रहता है। ये मतलब ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे अभी लाइफस्टाइल जो हमने अडेप्ट किया है, कि जिसमें शायद हमें नींद कम आती होगी या जो भी सारी चीजें हैं, तो उसके परिणाम हम देखेंगे। तो आज मतलब हम डायबिटीज की कैपिटल बन चुके हैं। इंडिया तो ऑलमोस्ट बहुत आगे है डायबिटीज के कैपिटल के लिए। और बहुत सारे जैसे बीपी है, हार्ट अटैक है, या बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनका लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज स्पेशली हम लोग बात करें, तो वो मतलब आज के लाइफस्टाइल का वो पार्ट एंड पार्सल बन गया है। तो ये सारी चीजें हमें समझने के लिए अ, हमें थोड़ा सा हमारा फूड समझना चाहिए। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में हम जस्ट एक, बिकॉज ऑफ फूड हम क्या क्या फेस कर रहे हैं, मतलब हमारा जो फूड होता है वो अफेक्ट करता है हमारी बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो जैसे फूड अफेक्ट करता है हमारा जो मूड होता है, कि हमारी जो मेंटल कंडीशन होती है, मूड है, हमारी इम्यूनिटी है। हमने कोविड में भी देखा कि
अभी भी हम देखते हैं थोड़ा सा पानी बदल जाए या क्लाइमेट चेंज हो जाए तो हमारे तुरंत हमें बीमारियां पकड़ लेती है। तो ये सारी चीजें मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है फूड। दूसरा, हार्मोनल चेंज, मतलब आप देखोगे कि हर एक स्टेज में, उम्र के हर एक एज में, हर एक स्टेज में, और वो मेल हो या फीमेल, सबको हार्मोनल्स जो चेंजेस है उनका बहुत सारा चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। इससे भी हम थोड़ा और आगे जाए तो जो लॉन्जिविटी हम बोलते हैं कि हमारी जीने की जो उम्र है वो थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन वो क्या हम क्वालिटी लाइफ जी पा रहे हैं? अगर हम डायबिटीज बीपी की गोलियां हर वक्त खा रहे हैं तो वो भी एक सोचने की बात है। सो अपनी जो बॉडी है, हम बोलते हैं कि ये हमारी जो बॉडी है वो कुछ चीजें जो है, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, वो उसको रिकग्नाइज वो नहीं करती है, वो गट बैक्टीरिया वगैरह, वो बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब हमारा बॉडी का भी एक साइंस है। और वो साइंस कहीं पे ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है और उसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। सो उसमें गलत क्या हो रहा है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले है कि फास्ट फूड डिपेंडेंस। हम पहले, नेक्स्ट स्लाइड, पहले हम घर में खाना बनाते थे। जिन्होंने अलग अलग लाइफस्टाइल अडेप्ट किया तो हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हो गए बाहर के खाने पे। दूसरी चीज है कि फास्ट फूड हम डिपेंडेंसी बोलते हैं जिसको, कि हमारा जो फूड है, कहीं पे चलो अभी भूख लगी है तो कहीं पे जाके हम कुछ भी खा लेते। दूसरा, जो हमारे इंडियन इसमें देखा जाता है वो रिफाइंड कार्ब्स, मतलब जो हम लोग जो फूड खा रहे हैं ग्रेन बेस्ड, तो उसमें से ज्यादा रिफाइंड कार्ब हमारे खाने में आ रहा है। दूसरा, जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें आप प्रिजर्वेटिव और ये सारे जो केमिकल ये है, बाकी तो हम खेती में तो हमें पता ही है कि कितना केमिकल यूज किया जाता है। तो इस सारे वजह से हमारा फूड ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारा खान पान का समय चेंज हो रहा है, चेंज हो गया है एक्चुअली। फिर हम ब्रेकफास्ट वगैरह ये सारी, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अ, ये सारी डिसीजेस अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वर्सेस हम लाइफस्टाइल फूड अल्टरनेटिव, कि हम ये जो लाइफस्टाइल हमने पकड़ रखा है, ये लाइफस्टाइल के लिए जो हमारे साथ अभी हम कर रहे हैं, जो हमने अडॉप्ट किया है, उसकी रिजल्ट्स अभी हम देख चुके हैं। डायबिटीज है, बीपी है, बहुत सारे अदर अदर बीमारियां है, और ओबेसिटी कितना बढ़ गया है, बच्चों में भी ओबेसिटी बढ़ गया है, फैटी लीवर है, मतलब आप जितना भी नाम ले लो, इतने इतने सारी अब बीमारियां आ रही है। और अभी नेक्स्ट जाएंगे तो और भी डीप जाएंगे तो आपको सब वो देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो उसका अल्टरनेटिव हमें सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमने तो ये लाइफस्टाइल अडेप्ट की है, हमें न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, हमें अल्टरनेटिव अच्छा फूड चाहिए। तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, हम कहाँ ढूंढे? तो यही पे हमारा सॉल्यूशन आता है कि हमें हमारा जो रिटर्न टू रूट्स, नेक्स्ट स्लाइड, तो हम हमारे जो पुरखे थे वो क्या खा रहे थे, वो क्या पी रहे थे, तो वो इतना हेल्दी थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, ये सब हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जब हम ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड बोलते हैं या ट्रेडिशनल फूड बोलते हैं, फूड फूड एक ओनली पार्ट नहीं है, फूड वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, और उसके साथ में हमें अच्छा फूड अल्टरनेटिव भी चाहिए। तो ये हमारे ट्रेडिशनल रूट है फूड के, उसमें क्या क्या ये सारी चीजें थी जो हमें हेल्दी खाना प्रोवाइड करती थी। तो उसमें आप देखोगे जैसे मिलेट्स है, दाल है, देसी हमारे जो दाल्स है, पल्सेस है। तो इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ फूड है। फिर राइस हम लोग खा रहे हैं, अभी हम सब पूरा रिफाइंड और पोलिश्ड राइस खा रहे हैं।
तो उसके अलावा हमारे पास कौन से राइस थे? तो हमारे पास दूसरे भी राइस थे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जो देसी राइस हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी तो नए रिसर्च ऐसे बताते हैं कि हर एक पार्ट के लिए आपको, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन लगता है। और वो अलग अलग न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो वो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारा पार्ट पार्ट ऑफ बॉडी अगर डैमेज हो गया है, तो मतलब उसको ठीक करने के लिए उसका एक अलग से, जैसे न्यूरो न्यूट्रिशन के अलग न्यूट्रिशन, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये खाना खाओ तो ये आंख के लिए अच्छा है, ये ब्रेन के लिए अच्छा है, ये मसल के लिए अच्छा है। तो बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड जब हम खाते हैं तब उसमें से मिलता है। तो ये स्लाइड में आप जो देख रहे हो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भाजी सब्जी दाल चावल रोटी, फिर अदर अदर छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो हमारा हेरिटेज फूड क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है हमारे खान पान में, हमारे दादा दादी नाना नानी या हमारे माँ पिताजी, उनके खाने में जो थी वो सारी चीजें मतलब बहुत, जब से ह्यूमन बीइंग का रिवोल्यूशन हुआ है तब से बहुत सारी चीजें ह्यूमन जो है उन्होंने ढूंढ के निकाली थी, वो उनके खान पान में भी थी। तो जैसे अभी ये स्लाइड में आप देखो, अराउंड 550 ग्रुप्स है, ट्राइबल ग्रुप्स है, जो अराउंड 10,000 अलग अलग प्लांट का खा अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें से 3,500 जो प्लांट्स है वो सिर्फ एडिबल प्लांट्स है, मतलब जिसे हम खाने में इस्तेमाल कर रहे थे। 3,500 का आंकड़ा देखिए, और हम आज जो 6 7 8 10 जो भी भाजी खा रहे, 5 6 फ्रूट्स खा रहे, 2 4 ग्रेन्स खा रहे, तो वो सारी हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये 3,500 किधर गए या कहाँ पे है। तो उसमें क्या क्या था, जैसे आप रान भाजी का नेक्स्ट स्लाइड, रान भाजी का सीजन चल रहा है, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे रान भाजी, मतलब अभी आप मार्केट में जाओगे या आप सीधा जी जो घास उगी हुई होती है उसमें भी कुछ भाजियां मिलेगी जो हम खाने में इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे अमेरेंथ है, राजगीरा, माट, टाकड़ा। अभी हमारे जंगल में जाएंगे तो चाई मिलेगा, फिर अ, बेंद्री, ऐसे अलग अलग बहुत सारे वैरायटी जो थे वो खाने में यूज हो रहे थे। फिर कुछ चीजें हम देखेंगे, जैसे फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स भी अभी आज के टाइम पे हम देखेंगे तो हमारे खाने में फ्लावर्स बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स आप देखोगे तो ट्रेडिशनल चीजों में बहुत सारे फ्लावर्स, जैसे आपको हैती पता होगा, जिसको अगस्ता भी बोलते हैं, हमारे में हादगा बोलते हैं। जो सहजना है उसके फ्लावर्स खाते थे। देन ऐसे आप देखोगे तो ये स्लाइड में कुछ फ्लावर्स हमने दिखाए, यहाँ पे अभी जंगल में जाएंगे तो भारंगी आता है, वो खाते हैं। फिर आप ये साइड में देख रहे हो लास्ट लेफ्ट साइड में नीचे, तो वो एक टाइप का ऑर्किड है जो जंगल में आता है, उसके भी फूलों की सब्जी बना के खाते हैं। तो मतलब ऐसे अलग अलग हमारे खान पान में थे। तो फिर नेक्स्ट हम फ्रूट्स पे आते हैं। तो ये साइड में ये स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये अलग अलग जंगल के फ्रूट्स है जो हमारे आजू बाजू में ही थे। अभी हम लोग सिर्फ सफरचंद खाएंगे या संतरा खाएंगे, जो भी मार्केट में मिलता है वही फ्रूट्स खाते हैं। हमें पता भी नहीं वो मतलब कैसे उगाया जाता है, क्या क्या उसमें केमिकल आता है। लेकिन जो हमारे आसपास थे, जैसे बेर, भोकर, तो बेर तो जो था तो हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी थे। हमें लगता है ये अच्छा नहीं है, लेकिन संतरे से भी बहुत अच्छा टाइप ऑफ सी सी टाइप का जो न्यूट्रिशन है ये इसमें था। तो ऐसे लगभग देखा जाए तो 50 to 60
मैंने ही स्टडी किए हमारे एरिया में, तो इतने तो जंगल में ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा हेरिटेज थी। नेक्स्ट, फिर हम आते हैं जो हमारे राइस है, जो हम राइस खा रहे हैं अभी। तो हमारे राइस में अभी हम बस 2-3 वैरायटी खाते, वो भी पूरा बाजार में लिए हुए। लेकिन हमारा जो भारत देश है, वो राइस का बहुत बड़ा एक एरिया था, और यहाँ पे हमारे किसानों ने अच्छे अच्छे राइस के फसल विकसित किए हुए थे। तो लगभग अराउंड 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से भी ज्यादा नेटिव राइस के वैरायटी हमारे पास थे। अभी हम आ गए 2, 4, 5, 6, ज्यादा से ज्यादा 10-12 वैरायटी। तो ये सारे देसी राइस जो अलग अलग टाइप कलर के थे, अलग अलग न्यूट्रिशन के थे, अलग अलग चीजों के लिए थे। तो ये सारे जो हमारा रिच फूड हेरिटेज था, वो कहीं पे हमने गवा दिया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूट्रिशंस जो पार्ट है, वो है मिलेट्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने जो मिलेट्स के ऊपर हम ज्यादा बात करने वाले। तो ये वाले जो ग्रेन्स थे, तो ये ग्रेन्स भी कहीं पे हमने मिस कर दिए। ठीक है, कहीं पे हम इसको छोड़ दिए, क्योंकि हम लोगों ने जो खाना शुरू किया, चावल और राइस, सॉरी, चावल और गेहूं। तो गेहूं में भी हम से हाई ग्लूटेन वाले जो हाइब्रिड वैरायटी वो ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे हमें डायबिटीज की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं। फिर हम राइस खा रहे हैं, वो भी पॉलिश्ड और जो संकरित या सिलेक्शन वाला जो बाहर का आ रहा है वो खा रहे हैं, हमारे देसी राइस नहीं खा रहे। तो हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इन सारी चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो जिससे हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, सो मिलेट्स में तो बहुत सारे वैरायटी थे। अभी अभी आप धुले, नंदुरबार, जळगांव इस साइड में जाओगे, स्पेशली धुले, नंदुरबार, तो अभी अभी तक ये सारी चीजें हमारे खाने का पार्ट थे। तो आप कहीं पे जाओगे तो वहां, और अभी भी वो धुले डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो उनके पास वो कुठार भरे मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सो बेसिकली मिलेट्स क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। तो मिलेट्स ये हमारे क्यों चाहिए और क्या है ये, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? तो एक तो ये न्यूट्रिशियस फूड है। मतलब आजकल हम जो भाजी सब्जी जो भी खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है वो हमें पता नहीं। हम सिर्फ उसका एक तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या केमिकल वाला खा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम जो खाना खा रहे हैं, उसमें हमारे पोषणांक जो हमें चाहिए वो है क्या, ये एक बात है। तो हम मिलेट्स में देखेंगे तो बहुत सारा न्यूट्रिशंस, मतलब आप इसका वर्ड रैंकिंग बेस्ट करके है, तो इसमें सब न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो अदर अदर मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सारी चीजें पूरेपूर मात्रा में इसमें भरी हुई है। तो इसके लिए मिलेट्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये हेल्थ सिक्योरिटी हम बोलते हैं कि आप मिलेट खाओगे, आपके खाने में हमेशा मिलेट रहेगा, तो आपको कभी डायबिटीज नहीं होगा, आप बहुत सारे बीमारियों से दूर रहते। क्योंकि इसमें ग्लूटेन नाम का जो चीज होता है, जो गेहूं में होता है, और स्टार्च जो होता है वो राइस में होता है। ये ग्लूटेन की मात्रा है ही नहीं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो अच्छे वाले कार्ब से जो हार्म नहीं करते। तो ये सारी चीजें बहुत इसमें पूरेपूर मात्रा में भरी हुई है। फिर हम देखेंगे कि अगर इसका फार्मिंग किया जाए तो उसके लिए कोई ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं, इस पे पेस्टिसाइड का अटैक ज्यादा आते नहीं, इसके लिए केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर ये एक ड्राई लैंड क्रॉप है। मतलब हम हमारा महाराष्ट्र देखें तो 17% हमारा इरिगेशन वाला एरिया हो सकता है, बिकॉज ऑफ द ये बेसाल्ट और ये सारी सिचुएशन की वजह से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो ड्राई लैंड क्रॉप, मतलब जहाँ पे कम बारिश हो रही है, तो वहां पे, मतलब जो कोरडवाहू एरिया हम मराठी में बोलते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि सभी मिलेट्स कम पानी में आ जाते हैं। फिर है अगर हम घर पे खाना बनाने के हमारे लाइफस्टाइल के लिए यूज देखे जाए, तो ये नैनो फूड है, बहुत लगता है। दूसरे, इसमें पोषण ज्यादा है। तीसरा, इसमें आपको कार्ब्स नहीं मिलेगा, ग्लूटेन फ्री है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये
फास्ट कुकिंग होता है, मतलब आप आपका 10 मिनट में आपका पूरा मील बना सकते हो। तो इसके लिए भी इसकी तरफ ज्यादा देता है। फिर किसानों के लिए और एक फायदा है कि जो हम जानवर जो संभालते हैं, जो लाइव स्टॉक होता है, उसका चारा भी इससे आता है, तो इसके लिए मिलेट्स इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट स्लाइड, मिलेट्स में कौन कौन से टाइप्स है। तो ये स्लाइड में आप देखोगे मिलेट्स में टोटल 9 टाइप के मिलेट्स हमारे यहाँ होते हैं, जो हम खाने में लेते हैं, इंडियन मिलेट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉक्सटेल मिलेट या है। तो फॉक्सटेल मिलेट जो है वो आप देख रहे हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत पहले से हमारे यहाँ होता था, धुले में भी होता था, इसको भादली या कांग भी कहा जाता है। ये हाई न्यूट्रिशियस होता है, हाई प्रोटीन होता है, डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट है, हाई प्रोटीन और लो कार्ब से। तो ओबेस और डायबिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। फिर ये नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे तो ये रागी है। रागी हमारे यहाँ कुछ ट्राइबल्स में इसको का कुल देवता मानी जाती है, कंसारी बोलते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा आयरन कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, तो सुपर फूड भी है ये। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो वरई, जो लिटिल मिलेट हम उपवास में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशियस मिलेट है, जिसमें अच्छी एनर्जी भी होती है और बहुत अदर अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है हमारे ट्राइबल फार्मर्स के लिए, जो सह्याद्री में फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे तो ये बार्नयार्ड मिलेट है, जो एक बहुत ही टेस्टी और अच्छा क्रॉप है। इसको भी धुले नंदुरबार में फार्मिंग होता है इसका। ये फोटो आप देख रहे हो, ये धुले के ही फार्मर है, माउची कम्युनिटी के। तो ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है ही। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे तो ये कोदो मिलेट है। कोदो भी एक हमारे यहाँ पहले होता था, अभी कुछ एमपी और मध्य भारत के कुछ ट्राइबल्स इसको बहुत अच्छे से उगाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेस्टी मिलेट होता है, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसका देखोगे तो इसका टेस्ट एकदम फैंटास्टिक आता है, बहुत ही टेस्टी है। और वैसे वो हार्ड भी है और उगाने के लिए भी अच्छा भी है, लेकिन आप इसको देखोगे इसके ऊपर 7 लेयर्स होते हैं, तो वो निकालने के लिए, मतलब वो मैं आगे आप बताऊंगी, अभी नहीं बताती उसको। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे तो ज्वार है। ये भी एक मिलेट का टाइप है। ये इसको हम डायरेक्टली खा सकते, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों मिलेट्स हम डायरेक्टली आटा बना के खा सकते हैं। जो बाकी अदर मिलेट्स है जो मैं दिखा रही हूँ, माइनर मिलेट्स, तो उसको ना जैसे राइस के ऊपर छिलका होता है, इसके ऊपर भी ब्रांड होता है, छिलका होता है, तो वो छिलका उतारने के बाद वो खाने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट है बाजरा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें ये बाजरा एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, ये भी धुले का ही है, देसी बाजरा है। ये कुछ पुराने लोग इसको करते हैं अभी, बाकी नए लोगों ने तो बहुत सारा छोड़ दिया है, लेकिन पुराने लोग उनके खाने के लिए करते ही है। इसमें बीज भी बचता है, तो ये इनका एक टाइप का विजडम है। तो बाजरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सब लोगों का, महाराष्ट्र लोगों का एक कल्चर का भी भाग है, और इससे हार्ट का आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो रहता है। नेक्स्ट, ये ब्राउन टॉप मिलेट है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे तो ब्राउन टॉप मिलेट भी एक इम्पोर्टेंट मिलेट है। इसको आप खाओगे तो जैसे आप एक वाटी भर, बाउल भर आप इसका नाश्ता करोगे, तो अगले 7-8 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती, इसका इतना एनर्जेटिक रहता है। तो डायबिटीज में मोस्टली यही होना चाहिए कि जो हमें ऐसा फूड चाहिए जो हमें स्लोली स्लोली एनर्जी रिलीज करे, ना कि अचानक से हम जैसे गेहूं या चावल खाते हैं तो हमें एकदम से हेवीनेस आ जाता है। तो ऐसे मिलेट्स में नहीं आता है, क्योंकि मिलेट स्लोली स्लोली वो हमें एनर्जी देता रहता है। तो यही होना चाहिए, तो इसकी वजह से ही हमें डायबिटीज में इसके लिए सबसे बेस्ट फूड ये सब माने जाते हैं। नेक्स्ट,
ये जॉबस्टियस नाम का मिलेट है। ये मोस्टली हमारे जंगलों में भी होता है और नॉर्थ ईस्ट में होता है। इसका लाही वगैरह बना के खाते हैं वो, मतलब। और महंगा भी है, काफी महंगा है। जिसको खेती करनी है तो नॉर्थ ईस्ट से आप मंगवा सकते हो इसको। नेक्स्ट। कुछ जैसे कुछ ग्रेन्स है जिसको मिलेट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो पोषक अनाज है। इनको सूडो सीरियल्स ऐसे बोला जाता है, जैसे राजगीरा है, बकवीट है, चिया सीड है। ऐसे कुछ प्लांट्स है जिनको प्लांट्स है। मिलेट्स तो घास होती है, गवत वर्गीय ये होता है, ग्रास होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स है, जैसे राजगीरा का आप देखोगे तो उसको प्लांट होता है, लेकिन उसके अनाज मिलेट्स के जैसे ही पौष्टिक है, इसके लिए उसको सूडो सीरियल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट। ये मिलेट्स के अलग अलग अनाज है, दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं और खाने में भी वैसे ही है। तो इसमें अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज होती है, तो अलग अलग कलरफुल भी होते हैं। नेक्स्ट। अभी सबका सवाल आएगा कि हमें इसको खाना कैसे है। ठीक है, अभी तो हमें पता चला मिलेट्स खाना चाहिए, लेकिन हम कैसे इसको खाएं। तो आप अगर देखे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इसके आप अलग अलग चीजें बना के खा सकते हो। ठीक है। तो जैसे मतलब इसका आप इडली, डोसा, राइस, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है जो राइस का हम बनाते हैं या गेहूं का बनाते हैं, हर एक चीज इससे बनती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे तो इसमें रागी के अलग अलग है, उसमें बर्फी से लेके पाटवड़ी तक, डोसा से लेके इडली तक, मोदक भी मिलेट्स के बनते हैं। लड्डू तो पॉपुलर है ही हमारे यहाँ, हमें वो पता ही है। तो इसके शंकरपाड़े भी बनेंगे, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है। जैसे हम लोग शेव बनाते हैं, इसका लड्डू बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ यही वाला, तो इसमें आप देखोगे इसका इडली बना हुआ है और बहुत अच्छा बनता है। फाइब्रस भी है, खाने में टेस्टी भी लगता है। हमारे नॉर्मल इडली इडली से बहुत टेस्टी बनता है। तो मेरा तो सजेशन रहेगा, आप राइस का इडली बनाने से अच्छा है कि आप अलग अलग इसके इडली बनाते रहो। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ चीजें जैसे रेडी टू ईट या रेडी टू कुक में भी हम इसके बना सकते हैं, जैसे मिलेट एनर्जी बार हो गया, मिलेट देसी घी कुकीज वगैरह। ये सब लोग हम भी बनाते हैं, ये सारी चीजें। कुकीज, मिलेट नूडल्स, मिलेट पास्ता, मिलेट एनर्जी बार, मिलेट पोहा, मिलेट चिक्की, देन मिलेट रवा, मिलेट फ्लेक्स, ऐसे हर तरह के आइटम्स आपको इसके मिलेंगे। 2023 इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो हम एक्सक्यूज नहीं देते कि हमें ब्रेड सिखाना है, क्योंकि जो नई जनरेशन है या हम भी है, हम बोलेंगे कि आप रोज रागी का भाकरी खाओ तो वो पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए हमें मिलेट मिलेट अलग अलग फॉर्मेट में लेना पड़ा। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट है कि इसके अलग अलग प्रोडक्ट बना के भी आप ये कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कलसुबई, ऑलरेडी कलसुबई मिलेट्स ये हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है। तो जिसमें हमने 2009 से, इसमें 2009 से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और तब से सारी चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखोगे कि इसमें पोहे, फ्लेक्स, कुकीज, ऐसे मतलब ये दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, बच्चों को भी पसंद आएंगे और टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। तो इसमें मिलेट भेड़, मिलेट चिवड़ा, मिलेट शेव, ऐसे अलग अलग चीजें आप देख सकते हो। नेक्स्ट। ये सब हम जो कसबे मिलेट के थ्रू जो काम कर रहे हैं 2009 से,
तो इसमें हम लोगों ने जो जो काम किया है वो थोड़ा आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका अवेयरनेस, इसके बुक्स, इसके प्रोडक्ट्स, इसके अलग अलग रेसिपीज, मतलब लोगों को ये पता नहीं था तब कि मिलेट्स कैसे खाए, क्या खाए। अभी भी बहुत सारे लोगों का दिक्कत है, लेकिन उसमें हमने बहुत सारा काम पहले से करके रखा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा एक कैंपस है जिसमें हम लोग कुछ चीजें करते हैं। यहाँ पे हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोफाइल देने की कोशिश है कि हम लोगों ने जब काम शुरू किया था, तो हम लोगों का इंटेंशन था कि ये सब देसी बीज, ये सब मिलेट्स और ये सब हेल्दी फूड हमारे खाने में आना चाहिए। ठीक है। तो जब मिलेट शब्द ही लोगों को पता नहीं था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि लोग इस पे करें। हाँ, फिर हमने उस पे काम शुरू किया। तो हमारा छोटा सा एक ग्रुप के साथ में कलसुबाई के नीचे वो काम शुरू हुआ। फिर अभी हम लोग ऑलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं। अभी अदर स्टेट में भी कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट अभी 2000 फार्मर्स के साथ में हम लोग काम किया है। अ, अभी हमारा काम होता है, और 200 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास है जो पूरे हमारे देसी बीज, हेल्दी, नेचुरल मिलेट्स और फॉरेस्ट फूड जो होता है, जो जंगल से आता है और जो केमिकल फ्री होता है, ऐसी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये कुछ अप्रिसिएशन है, कुछ न्यूज और कुछ ये। इसके लिए हमने 2023 में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उनके हाथ से हमारा फेलिसिटेशन हुआ। नेक्स्ट। कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर है, बीबीसी है, उन्होंने भी हमारे कुछ वीडियोस वगैरह बनाए हैं। हमारे काम, ये हमारा काम मतलब जो हमारा हेरिटेज फूड है, इसका अप्रिसिएशन है, ऐसा हमें डेफिनेटली लगता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अभी हमें कुछ ये हमारे जो एफपीओ है हमारी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, IIMR, ICMR, मतलब हमारा एग्रीकल्चर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एपेक्स इंस्टीट्यूट है मिलेट के लिए भी, तो उन्होंने अभी हमारे एफपीओ को बेस्ट एफपीओ करके रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर, इसका अवार्ड भी हमें मिला है। नेक्स्ट। पोषक अनाज अवार्ड इसका नाम है। सो ये सारी चीजें जो हमने शुरू की है, मुझे लगता है कि ये एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट के लेवल पे चल रही है। जो हमारे फार्मर्स है, जो हम लोग इसके ऊपर सोचते हैं, ये हम सब लोग, और जो हमारे कंज्यूमर्स है, जो इसका रेगुलर हमारे डाइट में, खुद के डाइट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को, अदर लोगों को बता रहे हैं। तो ये सब एक हेल्दी फूड मूवमेंट जो हमने देखी थी कि हमारे लाइफस्टाइल से लेके अभी हमारे ये जो हेल्थ अल्टरनेटिव्स है, जो ऑप्शंस है, उसको लेके फिर हम एक हेल्दी फूड की तरफ कैसे आ जाए और इसको हम कैसे शुरू करें। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम लोग सब इसमें हमारा एक रोल कर सकते हैं कि जो हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, मतलब आप इंडिया की किसी को भी पूछो कि इंडिया की स्पेशलिटी क्या है, तो आप कुछ दिखाने के लिए जाओगे इंडिया की स्पेशलिटी क्या है। तो मुझे लगता है कि हमें मिलेट्स को पहले प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड में सेकंड सेकंड रैंक में है जो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकंड रैंक में जो इसको खा भी रहे हैं, मतलब हम उगाने वाले में भी पहले टॉप 3 में है, खाने वाले में भी पहले टॉप 3 में है। तो मिलेट्स ये हमारा फूड कल्चर है।
तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, और इसके लिए प्रमोट करना चाहिए कि क्योंकि ये आज के जो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज की वजह से, हमारे फूड और सब चीजों की वजह से, हम लोगों ने जो भी डिसीज या क्रॉनिकल डिसीज जो बोल रहे हैं, इसको हमने घर बना के रखा है हमारे शरीरों में। मतलब हम जो कर रहे हैं वो तो है, बाहर के कंट्री में भी यही हाल है। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड को खिलाने के लिए हमारे पास मिलेट्स है, जिससे हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अभी मुझे लग रहा है कि हमें लगता था कि बाहर के कंट्री के लोग ज्यादा बीमार, मतलब इनको ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। अभी तो इंडिया नंबर 1 पे है डायबिटीज और इसके लिए। तो मुझे लगता है कि अभी बाकी वर्ड का छोड़ दे, हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने इसका खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बच्चों को अभी से देंगे तो उनको ये बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। तीसरा, हमारे जो रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, जो हम आजू बाजू देख रहे हैं लोग कि इतने सारे डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, बीपी की गोली खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप ये खा के देखो, ये हमारे ही है, हमारा ही हेरिटेज है, कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, और यही हमें इन बीमारियों से दूर रख सकता है। नेक्स्ट। ये कुछ हमारे सोशल मीडिया है जहां आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा फेसबुक, इंस्टा, और वेबसाइट है हमारी kasubaiMillets.in। इससे आप इसको मतलब प्रोडक्ट देख भी सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट। सो थैंक यू ये सब आप समझने के लिए और सुनने के लिए। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है। आजकल सब अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो हेल्थ कॉन्शियस मतलब यही है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। तो 3 इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, 3 4 भी बोल सकते हैं। एक है, सबसे फर्स्ट आता है वो है हमारा फूड। दूसरा हमारा जो मेंटल कंडीशन है, हम कितना हैप्पी रहते हैं, हमारा हैप्पीनेस लेवल कितना है वो। और थर्ड है इम्पोर्टेंट, वो है एक्सरसाइज। तो ये तीनों चीजें जब साथ में चलेगी तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऑफ कोर्स फूड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका सीधा असर हम अगर हमारे खाने पान में चेंज हो गया या हमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, हमने गलत खाना खाया, तो इसका सीधा असर हमारे डिसीज होने के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके लिए फूड इम्पोर्टेंट ही, लेकिन इसके साथ में मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका जो हैप्पीनेस और आपका एक्सरसाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें अभी ना जैसे हमारी हेल्थ अच्छी रहनी है तो हमें सही खाना क्या है ये समझने की जरूरत है, और यही मेरे प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने कोशिश की है कि हमारा सही खाना क्या हो सकता है वो हम समझे। तो थैंक यू सुनने के लिए। आपके कुछ सवाल है तो वो हम ले सकते हैं। धन्यवाद। मेरा कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया काम है मैम आपका। दिस इज अ मोमेंट टू अवेयर द पीपल अबाउट द मिलेट्स। और जैसे आपने कहा कि ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, इसे बढ़ाना है। जो हेरिटेज है उसे भी बढ़ाना है। और उसके लिए आपने जो प्रयास शुरू किए, लगभग अभी 20-25 साल हो गए, more than 20 years आप ये कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। मैम अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम सवाल जवाब बाद में लेंगे या आपको जाना होगा, तो पहले हम। नि- मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा, कुछ सवाल है तो एक 5 मिनट में ले लेते हैं। ठीक है मैम, जैसे कि जी। आपने जो सारे कांटेक्ट डिटेल शेयर किए वो हम हमारे पूरे ग्रुप में शेयर करते हैं। और दूसरी बात कि आपके यहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके बारे में भी मुझे जरा डिटेल शेयर करना ताकि हम हमारे ग्रुप में डाल सकेंगे।
और एक चीज है कि जैसे आपने कहा कि ये थाली में आना चाहिए हर एक के, तो हमने एक दो तीन जगह देखा कि लोग प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेसिंग और दूसरी बात उसके लिए जो स्किल लगता है, लेबर, स्किल लेबर, वो नहीं मिलते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मेरा एक सवाल है। हाँ, मुझे लगता है कि ये अच्छा सवाल है फार्मिंग से रिलेटेड। तो मिलेट फार्मिंग भी अगर अभी किसान कर रहे हैं, अभी कुछ दिक्कतें हैं इसमें टेक्नोलॉजिकली, जो हार्वेस्टिंग है, या इसके लिए अभी भी हमें पुराने बैलों की टेक्निक या ऐसी चीजें यूज करनी पड़ रही थी। पर मतलब पहले तो पुराना सब बैलों से ही यूज होता था ना, बैलों से ही चलते थे सारे काम खेती के। अभी बैल नहीं रह गए तो थोड़ी दिक्कतें आ रही है, और नई इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो किसान कर रहे हैं, और उसके कुछ मतलब जैसे आप इसका डीहस्किंग के लिए अभी बहुत सारे मशीन्स अवेलेबल है। तो गांव स्तर पे अगर हम वो लगा सके, एक गुड जो एसएचजी वगैरह है या फार्मर्स ग्रुप है, उनके थ्रू लगा सके तो वो उसका सबको फायदा होता है। जैसे हमने 2013 में ये किया हुआ है कलसुबाई के नीचे। तो वहां पे हमने हमारा पहला कम्युनिटी लेवल का प्रोसेसिंग यूनिट बिठाया था, जिसका फायदा वो किसानों को तो हो ही रहा है, लेकिन आजू बाजू के गांव भी आकर वो मिलेट्स प्रोसेसिंग करके लेके जाते, और वो उनके खाने में आ रहा है। ये एक बात। उसके लिए हमें थोड़ा इकट्ठा आना पड़ेगा। जब हम साथ में आएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी है अवेलेबल कि आपको वो मशीनरी वगैरह वो प्रोवाइड करती है। तो वो मुझे लगता है कि एक होना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर किसान देखा जाए, किसान अगर इसकी किसानी कर रहा है, इसका फार्मिंग कर रहा है, तो आजकल मतलब मिलेट्स का डिमांड इतना बढ़ गया है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसानों के लिए कि वो मिलेट्स ग्रो करे। क्योंकि मैं देख रही हूँ, जब हमारे टाइम पे हमने काम शुरू किया था, जो मिलेट्स 23 या 25 रुपीज में बेचे जाते थे, वो मिलेट्स, कच्चे मिलेट्स भी बिना प्रोसेसिंग किए हुए, अभी अबो 70 रुपीज तक गए। तो मुझे लगता है ये जो ग्रोथ हुआ है, इससे एक बहुत अच्छा कैश, स्पेशली वरई या सावा जो बोलते हैं, वो वाले जो मिलेट्स है, तो वो लोगों ने करना चाहिए, किसानों ने करना चाहिए। अभी उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत इससे इनकम आने वाला है, आ रहा है। तो मुझे लगता है लोगों ने करना चाहिए इसको। दिक्कतें तो आती रहेगी, लेकिन हमारे किसान इतने समझदार है कि वो दिक्कतें उस पे मात करके वो आगे जा सकते हैं। और ये स्पेशली ट्राइबल फार्मर्स है, इनको ही ये सब टेक्नोलॉजी और ये सारे पता है कैसे उगाना है। तो इनके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू मैम। मैं, हमारे साथ जो भी साथी है, स्नेहल मैम, राधेश्याम जी, अनीता मैम, आपको अगर कुछ बात रखनी होगी, हाँ, तो अनम्यूट करके बात रखिएगा अबाउट मिलेट्स। राधेश्याम दादा, स्नेहल मैम, अनीता मैम। मिलेट्सचा आपण शेतकऱ्यांना सांगितलं तरी पण मार्केटिंग साठी प्रॉब्लेम येतो मॅडम बराच वेळेला. इथलं जे पाहिलं, काही बचत गटांची कामं सुरू असतात काही, त्यामुळे कोणी एकदम करायला तयार होत नाही. हा प्रॉब्लेम आता खरं मिलेटचं तुम्ही खूप छान सांगितलं, माझ्या ज्ञानामध्ये भरपूर भर पडला. तर तो प्रकार फक्त तेवढ्यासाठी काही लोक थांबवून ठेवतात, म्हणजे माझ्या अनुभवाप्रमाणे. मॅडम, आता जे आहे ना, मिलेट साठी खूप चांगले दिवस आलेले आहेत, जे मिलेटचे शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी. हम्म, भलेही त्यांनी प्रोसेसिंग करून, आता प्रोसेसिंग करून विकलं तरीही चांगले, पण प्रोसेसिंग करायचं तर त्याचे काही वेगळ्या गोष्टी असतात, वेगळ्या स्केलचे मशिनरी लागतात. आपण त्या स्केलवर पोहोचत नाही, ठीक आहे. जे हायर लेवलचे मशिनरी लागतात ते आपल्याकडे नाही, ठीक आहे. त्यामुळे आपला तो इश्यू होतो. पण त्यांनी नुसते रॉ ग्रेन्स जरी विकले ना, तर त्यांच्यासाठी आता खूप जबरदस्त संधी आहे.
आणि ती संधी मला वाटतं शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे. कारण उगवणारे फक्त हे ठराविक काही भागातले काही शेतकरीच आहे. बाकी कुणाला ते उगवता येत नाही. त्यांना ते उगवायचं कसं हे माहीत नाही. बरोबर. त्यामुळे आपले जे शेतकरी आहेत पारंपरिक मिलेट उगवणारे, त्यांच्यासाठी खूप मोठी संधी आहे. मी पुन्हा सांगते, खूप मोठी संधी आहे. तुमची कॉन्टॅक्ट करता येईल काही प्रॉब्लेम आले तर सांगा. खूप छान वाटलं तुमचं लेक्चर. अगदी खूप म्हणजे ज्ञानामध्ये पण भर पडली. थँक्यू. अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। राधेश्याम दादा, स्नेहल मैम, स्वागत है अरविंद जी कड़वे सर। ठीक है, अगर किसी को कुछ बात नहीं रखनी है तो अगर मैम, हाँ बोलिए राधेश्याम दादा। बहुत अच्छी जानकारी भी मिली और इतना सारा अनुभव युक्त जो आपने बात बताई आहे बहुत मला हमारे को भी आमच्या पण ज्ञानामध्ये खूप भर पडली आज या बाबतीत जी इन्फॉर्मेशन होती. आम्ही करतोय प्रयत्न. आम्ही मागे राळा केला होता मागच्या वर्षी आणि त्याचे बरेचसे पदार्थ मी घरी पण खाऊन पाहिले आणि जे खाल्ले आमच्या कस्टमर लोकांना पण आम्ही ते देऊन तसं बनवायला काही थोडीशी रेसिपी वगैरे शेअर केली. पण आहे अजून इनिशियल स्टेजमध्ये आहे. पण स्वतःचा अनुभव खूप चांगला आहे की खाऊन त्याचे जे बेनिफिट्स आहेत खूपच चांगले आहे. आणि ही जी आपली जी हेरिटेज आहे किंवा आपली जी परंपरा आहे इतकी मोठी ट्रॅडिशन आहे तर ह्या ट्रॅडिशनला पुढे चालवण्यासाठी आणखी एक याच्यासोबत हे असतं की हे ज्या काळातलं अन्नधान्य आहे जेव्हापासून आपण खातो तर त्यावेळेसची जी value त्या व्हॅल्यू सिस्टममध्ये पण कारण प्रत्येक गोष्ट त्या काळाच्या व्हॅल्यू सिस्टम सोबत जोडलेली असते. तर जे आपण त्या काळाच्या व्हॅल्यू सिस्टममध्ये आपण जे मॅनिप्युलेशन केलं किंवा कॉम्प्रोमाइज करत गेलो आणि आज जी व्हॅल्यू सिस्टम झालेली आहे तर त्या व्हॅल्यू सिस्टममुळे पण लोक त्याला इतकं पटकन अडॉप्ट करत नाहीत. तर त्या हिशोबाने चांगलं खूप छान काम आहे आणि खूप आवडलं. खूप खूप शुभकामना शुभेच्छा आपल्याला. हा, धन्यवाद सर, धन्यवाद. आता आता उलट झालं. आता डिमांड खूप वाढलेली आहे बाहेर. आता आपण कमी पडायला लागलो. आपल्या शेतकऱ्यांची जबाबदारी आहे आता की प्रोडक्शन वाढवलं पाहिजे. Yes, thank you, धन्यवाद विशाल जी. नीलिमा मैम, आपने जो कीमती समय दिया। और ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब पर डालने के बाद मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास भी वो लाइब्रेरी में रहेगा कि आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। और आपने जो कांटेक्ट डिटेल्स दिए आपके, आपसे संपर्क करने के, वो हमारे ग्रुप में मैं जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच मैम। धन्यवाद. धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर अनीता पाटिल मैम, जो जलगांव से है। वो खुद योगा और स्पोर्ट्स में लगभग 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। और अभी ही 2022-23 का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। और उनका योगा और प्रकृति के बारे में बहुत बढ़िया काम शुरू है। उन्होंने अलग अलग विषयों में इवन इन पीएचडी इन योगा और उसके रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस और एजुकेशन, और इसके अलावा वो खुद अलग अलग बच्चों को ट्रेन करती है, योगा विथ स्पोर्ट्स, योगा विथ डांस। तो हम उनसे ही सुनेंगे कि वो प्रकृति के बारे में और योगा के बारे में कैसे काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार. आप सभी को मेरा तहे दिल से मैम नमस्कार है. आपका पीपीटी शेयर कीजिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ. मेरा विषय जो दिया है वो योग, प्रकृति और पर्यावरण. योग
और पर्यावरण, ये तीनों अलग दिखते हैं पर सभी एक में से जुड़े हुए हैं। मैम वो स्लाइड शो तो मोड पे मैंने क्लिक कर दीजिए। हाँ क्या वही किया है? अभी हम्म, नहीं हुआ वो अभी तक, एक बार क्लिक कर दीजिए। एक मिनट। अच्छा, डिस्टर्बन्स झालंय ना? नहीं वो स्लाइड शो मोड में नहीं आया। नाहीये म्हणजे इथून दिसते तू करून दिला काय? हा, होईल होईल ते किंवा मग करून घेते इकडून. झालं आवाज गेला? यस मैम आ गया, आ गया वीडियो ना? ऑन कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ. नमस्कार सभी को नमस्कार है। और आज मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। मेरा विषय है योग, प्रकृति और पर्यावरण। योग, प्रकृति और पर्यावरण, ये तीनों अलग दिखते हैं पर वैसे जाए तो ये तीनों एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को पूरक है। जैसे योग हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को शांति, अ, सक्षमता प्रदान करता है। और प्रकृति हमें जीवन देती है और पर्यावरण उसका आधार है। ये तीनों एक जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमें योग का भी ज्ञान होना जरूरी है। प्रकृति से हम जो योग से जुड़े हुए रहेंगे तो प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे, और प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो पर्यावरण से। जैसे प्रकृति हमारा पहला गुरु है, योग हमारा पहला उपचार है, और पर्यावरण हमारा पहला घर है। बैठ, पर्यावरण हमारा पहला इस आधुनिक जीवन शैली में हमें योग की जरूरत है। साथ में योग करने से हमें प्रकृति भी हमें साथ में क्या करना चाहिए ये सिखाता है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ये बताया है कि हाँ, ये संदेश ही दिया है कि हमारी प्रकृति योग से जुड़ी हुई है, क्योंकि योग हमारे लिए मन की शांतता, जैसे स्थिरम सुखम आसनम की ओर लेके जाता है। हम स्थिर रहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, हमारा शरीर उस तरह से हेल्दी और ये अच्छा रहेगा। पर इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? निसर्ग की भी पड़ेगी और इस पर्यावरण की। पर इस आधुनिक जीवन शैली में हम देख रहे हैं कि हम प्रकृति को दूर ले, क्योंकि मनुष्य ही उसका शोषण कर रही है। उसके कारण प्रकृति का नाश हो रहा है। हम देख रहे हैं पर्यावरण का नाश हो रहा है। जैसे अभी भी देख रहे हैं कि अभी जो बारिश का सीजन है, बारिश नहीं आ रही है। इसके कारण, इसके लिए क्या है कि हम जो आधुनिक तकनीकों की ओर गए हुए हैं, जिससे हमें बहुत सारी घर में भी या सब जो हम यूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर जा रहे हैं। निसर्ग से दूर जाने की कोशिश हो रही है, और पर्यावरण से भी। ऋषि मुनियों ने तभी बताया था कि अष्टांग योग ये बहुत जरूरी है। पतंजलि ने 5000 वर्षों पूर्व ही बताया हुआ है, पर उन्होंने 5000 वर्ष पहले ये जो बताया है तो उसमें अष्टांग योग बताया है। ये नहीं बताया कि कुछ आसन, आसन के नाम भी पतंजलि ने ना करते हुए मन के और आत्मा के और हमारे यम नियम के ओर जाने की कोशिश की है। इसलिए
हेलो। हाँ, वही बता रहा था कि स्लाइड चेंज नहीं हुआ है तेरे, हाँ हुआ? हाँ हाँ, करो चिल्ला था। तो उसके लिए जो हमारे अष्टांग योग है उसके ऊपर हमें जाना है। यम नियम इस, इसलिए कि जब हम यम नियमों का पालन करेंगे तो ही हम बाकी प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े रहेंगे। यम नियम में बताया हुआ है, यम जो यह अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये यम नियम बताए हैं। ये अष्टांग योग बताए हैं, इसमें यम नियम बताए। यम नियम ये पहला पार्ट है, आसन तो तीसरा आता है। पर यम नियम में समाज के लिए ही सब दिया हुआ है कि हमने क्या करना चाहिए, समाज से कैसा जुड़ना चाहिए, समाज में क्या हमें करना चाहिए। जैसे यम जो बताए हुए हैं, कुपियम में अहिंसा, सत्य, अहिंसा यानी किसी का ये मत करे, मन वाचा और कर्मों से अहिंसा ना करे, सत्य सत्य बोलना जो है हमें, जो मनोवाचा कर्म से ही हम सत्य मैम, बने, मनोवाचा एक कर्म यानी एक बार आपको फिर से स्लाइड शो मोड में स्लाइड लेकर जाए। स्लाइड कराओ, चेंज होत नहीं है ते डिस्टर्ब नाही होत ते. यम होतच नाहीये. हा, बोटानेच करते ते पुढचं. हाँ, अभी आया मैम। हाँ हाँ, यो जो बताए हैं यम नियम, उसमें अहिंसा, सत्य और अस्तेय, मनवाचा कर्म से ही हम कुछ पराई वस्तु ना ले, जो सिर्फ ब्रह्मचर्य, शारीरिक और मानसिक संयम हमारे ऊपर रहना चाहिए, अपरिग्रह यानी संचय ना करे, ये यम बताए हैं। ये यम हमने हमारे जीवन में यूजफुल करना चाहिए, पर यह होते नहीं है। जो हम हमारे पूरे व्यवहार में देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, उसके ऊपर ही हम देखते हैं। यह यूज करने के लिए हमें अष्टांग योग पे जाना चाहिए, और यह हम हमारे बचपन से ही शुरुआत की तो अच्छा रहता है। इसलिए जब मेरे यहाँ 3 साल से 4 साल से बच्चे आते हैं, उसका आसनों से इफेक्ट उसके ऊपर होता है। पर हम देखते हैं कि अब जब भी अभी तो ये 2015 से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा योग की ओर लोग जा रहे हैं। पर उसमें सभी को लगता है कि योग करने से यानी आसन करने से ही हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, पर यह हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मानसिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जब से छोटे बच्चों से जो हम देख रहे हैं, बच्चों से देख रहे हैं हम, क्योंकि जो हम देखते हैं कि बच्चे बचपन से उनको स्ट्रेस अलग प्रकार से आ रहा है, कि जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आता है सिर्फ पढ़ाई से नहीं आ रहा, तो हमारे रोज के रहन सहन से भी हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि उनके ऊपर ज्यादातर पढ़ाई का जो है वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। उस स्ट्रेस से क्या हो रहा, बच्चों के ऊपर ज्यादातर मानसिक तान तनाव आ रहा। उसी के साथ बच्चों के ऊपर जो आ रहा है, सबसे सोशल मीडिया का इफेक्ट हो रहा है। सोशल मीडिया इफेक्ट इसलिए हो रहा है कि जो मोबाइल का ये देख रहे हैं, मोबाइल का यूज होता है, मोबाइल के यूज से थोड़ा थोड़ा मोबाइल के यूज से क्या हो रहा, उनके मन के ऊपर, शरीर के ऊपर उसके प्रभाव हो रहे, और उसके कारण उनका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि बच्चों को बीमारियां भी बढ़ रही है, जो हम अभी बचपन से देख रहे हैं कि डायबिटीज, अभी भी मैडम ने बताया हमें कि हमें मिलेट्स की कितनी जरूरत है, जो हमारा आहार है ये भी उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है, कि आहार भी हमें उनके लिए जरूरी रहता है। पर यह हमारा हो नहीं रहा है, और हम ज्यादातर बच्चों को जो पेरेंट्स है वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे, और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हुए
उनकी शारीरिक एक्सरसाइज जो है वो कम हो रही है, जो बाहर का ग्राउंड में खेलना वो कम हो रहा है, और मानसिक स्वास्थ्य भी उनका जो चल बिचल मन स्थिति होती है उन बच्चों की। इसीलिए हमें उसके योग के कारण उन बच्चों के ऊपर रहे या जो हमारे यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स के लिए भी उसकी जरूरत हो गई है। आजकल हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम से दिन भर बैठकर उनकी मानसिक स्थिति भी रहती है और मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी जो फर्क पड़ रहा है उनके ऊपर, और उसके कारण उनके पूरे तबीयत के ऊपर फर्क पड़ रहा है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि पर्यावरण का भी इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है, और प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे उसका भी हो रहा है। ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वो हम ही उसके ऊपर कर रहे हैं। इससे देखी जाए, जो आपका अब हमारा विशाल भाई का भी जो काम देख रहे हैं कि प्लास्टिक का जो काम है, जो प्लास्टिक जो है जो यूज हो रहा है, वो यूज भी हमें ज्यादातर कितना कम करना चाहिए, ये हमें उनको सिखाना भी जरूरी है। ये समाज का ही एक कार्य है कि वो हमें सीखना चाहिए। पर जो मन हम जो उनकी मानसिक स्थिति बच्चों की बनाएंगे प्राणायाम से, ओंकार से और आसनों की स्थिति से, उससे उनके ऊपर मानसिक स्थिति का स्थिरता का परिणाम फर्क पड़ता है उनके ऊपर। क्योंकि योग में हम देखते हैं कि आसन जो है, जैसे ऋषि मुनियों ने, जब मैं अभी भी बोल रही हूँ कि प्रकृति और पर्यावरण देख के उन्होंने तभी उन योग का अष्टांग योग बनाए थे। जैसे आसन भी बनाए थे, तो तब उन्होंने बनाए थे आसन के कुछ नाम लेके मैं बताती हूँ कि वृक्षासन, ये हमारे पर्यावरण का भी रहता है। जैसे पर्यावरण में वृक्ष वृक्ष का काम क्या है, स्थिरता है। स्थिरता से हमें उसके ऊपर स्थिरता रहती है। वैसे बच्चों को आसन में, जैसे वृक्षासन, एक सिंपल सिंपल आसन में बता रही हूँ कि वृक्षासन किया तो एक स्थिरता आती है, जो एक आसन में खड़े रह के स्थिरम सुखम आसनम में पोजीशन में रहना चाहिए। जब उस प्रकार के जो आसन है, जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, इस प्रकार के आसन है। वैसे ही कुछ आसन ऐसे है कि पक्षियों के ऊपर है, बकासन, बगला बग के जैसे आसन है, मंडूकासन, बेडूक जैसा आसन है। उस आसन में भी स्थिरता है, कुछ हमारे उठने बैठने की क्षमता जो अच्छी है उसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो उस प्रकार के आसन भी वही तभी से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमें सीखने की जरूरत है कि आजकल जो बच्चों से ही जाना चाहिए, और जो बड़े कर रहे हैं बहुत सारे, इसमें बहुत सारा अब आजकल ये भी हो रहा है कि बहुत सारे ये रोग आ रहे हैं, जैसे कैंसर जैसा हो रहा है। उसी के लिए भी योग का ज्यादातर ये होता है। जैसे उसके लिए हम करते हैं कि प्राणायाम में और शुद्धि क्रिया, जैसे कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, जो कपालभाति से कैंसर के लिए कपालभाति करने से जो हमारे शरीर में गठान उत्पन्न होती है, वो गठान कम होने के लिए मदद होती है कपालभाति से। इसलिए रोज की दिनचर्या में हमारे प्राणायाम भी आना चाहिए, आसन भी आना चाहिए और ध्यान भी आना चाहिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्रकृति के लिए पूरक रहता है। जो मैंने बताया अभी कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा, वो क्यों बढ़ रहा, सभी को पता है कि सभी इसमें अडल्ट्रेशन चल रहा है। अभी अभी बहुत सारे हम देख रहे हैं कि न्यूज में कि कितना दूध में अडल्ट्रेशन है, कितने बाकी बातों में जो हो रहा है, फूड में भेसळ हो रही है। और वैसे भी हमारे खेतियों में जो ज्यादातर यूरिया है, केमिकल्स जो है वो ज्यादा यूज हो रहे हैं, उसके कारण भी कैंसर रहे, डायबिटीज रहे, हार्ट के प्रमाण रहे, वो बढ़ रहे हैं। पर इसके लिए वो तो हमें पहले से ही वो कम करना चाहिए, पर उसके साथ में हमें यह भी करना चाहिए कि
योग प्राणायाम और ध्यान से भी उसको कम करने की आदत सी डालनी चाहिए। जैसे जो मैंने बोला कि कैंसर के लिए जैसे कपालभाति एक बहुत अच्छी है, पर उसके लिए हम डायरेक्ट कपालभाति पे जाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें ओंकार से करके फिर बाद में हम पहले ध्यान धारणा भी कर सकते, प्राणायाम कर सकते, उसके बाद आसन के ऊपर जा सकते, या पहले आसन करते हैं फिर बाद में प्राणायाम की ओर जा सकते हैं। ऐसे दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कैंसर का प्रमाण, डायबिटीज का प्रमाण कम करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। आपको पता चले तो हम बता सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ भी जो बच्चे आते हैं छोटे, तो कुछ कुछ अभी बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज का प्रमाण बढ़ गया है, और उसके कारण उनको दिन में 3-3 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, वो बचपन से ही उनके इसमें इंसुलिन बन नहीं रहा है। यह भी कारण क्या है? यह भी कारण हमारा प्रकृति और पर्यावरण ही है। जो माँ के पेट में गर्भ अवस्था में जो खाने का, जो पर्यावरण का इफेक्ट पड़ रहा है, वो बच्चों के जन्म से ही होता है, इसलिए उन बच्चों पे आ रहा। फिर आने के बाद में क्या करना चाहिए? वो तो आ गया है, फिर वो बच्चों में ताकत नहीं रहती है, वो एकदम लुस्त पड़ जाते हैं, कभी कभी चक्कर आके गिरते हैं जब इंसुलिन कम होता है। तो उसके लिए उनको एक पूरक क्या हो गया है कि एक योग उनके लिए एक माध्यम हो गया है कि उनके लिए उनकी ताकत बढ़ाना है। यानी योग क्या करेगा, निरंतर आपको करना पड़ेगा, और उसके साथ में पर्यावरण में हमें तो जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, पर साथ में इसकी जोड़ हमें जरूरी रहती है। वैसे वो बच्चों में इतना फर्क आता है बाद में कि जो इंसुलिन उनको लेना ही है, लेना तो पड़ेगा ही, पर जो 3 बार लेना है वो 2 बार आ जाता है, 1 बार आ जाता है। उनके एक्टिविटीज में फर्क पड़ता है, जो लुस्त हो जाते हैं, जिनकी प्रकृति एकदम मसल्स डाउन हो जाते हैं, उसके लिए उनकी तबीयत अच्छे रहने में काम में आता है। उसी के साथ ऐसे और बच्चे हैं कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ने के कारण वो बढ़ता है। 5 साल के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दिख रहा है, डॉक्टर बताते हैं कि इनके इसमें इनका वेट कम करो। वेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फास्ट फूड कम करना पड़ेगा। फास्ट फूड कम करने के लिए हमें क्या करना? फिर से समाज को यही काम करना है, पेरेंट्स को यही काम करना है कि हमें फास्ट फूड कम करना है, यानी मिलेट्स की ओर जाना है, जैसे मैम ने अभी बताया उस प्रकार से फिर से वो आ जाता। तो फिर ये तो करना है, पर साथ में हुआ है तो क्या करना? तो फिर योग के पास आना पड़ता है। योग के सिवा उसके लिए पर्याय नहीं है, इसलिए योग भी हमें जरूरी है। तो उसलिए हमें क्या करना है कि प्रकृति हमें क्या बताती है कि पूरा हमारा शरीर ही कहाँ, किस इससे बना है? तो पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों से यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी से हमारा शरीर बना हुआ, यानी प्रकृति से बना है। जो प्रकृति हमें क्या देती है? स्थिरता देती है, और हमारे शरीर को पोषण देती है। स्थिरता देती है यानी पूरे शरीर में हमें योग से स्थिरता लाते हैं, वैसे वो स्थिरता देती है। और पोषण, पोषण यानी हमारे खेती में जो आता है, वो निसर्ग से जो मिला हुआ जो अनाज है, वो हमें खाने के लिए जो मिलता है, उसका भी हमें क्या करना है कि उसके लिए भी सेंद्रिय यूज करना चाहिए। क्योंकि अभी भी एक ये था कि हमारे यहाँ डॉक्टर चांडक है, उनके साथ जब मुलाकात हुई तो उनका एक विधानसभा में एक क्वेश्चन हुआ था कि जब कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, किस भाग में बढ़ रहा है? तो उन्होंने बताया कि रावेर चोपड़ा इस हमारे इसमें उस भाग में बढ़ रहा है क्योंकि वहां फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। फर्टिलाइजर में केला ज्यादा बनाना वहां होता है, और साथ में बाकी जो है तो यूरिया और केमिकल जो ज्यादा यूज हो रहा है, इसके कारण उस भाग से ज्यादातर कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं।
और दूसरा यह बताया कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये भी मैंने वो न्यूज में पढ़ा था कि वहाँ जहाँ का पूना का जो भाग है, बारामती और निगड़ी वगैरह का, उस साइड के जो औद्योगिक वहाँ का जो पानी है वो पूरा केमिकल पानी हमारे नदियों में मिल रहा है, और वो नदियों में मिलने से कैंसर का प्रमाण बढ़ा है। और रोज सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में 60% यानी 60 लोग रोज के ये हो रहे कैंसर के निकल रहे हैं रोज के। ये वहां का ये बोल रहा है पूरा रिसर्च वहां का। तो ये कब कैसे बंद करेंगे, ये तो बंद करने का है, ये अलग हो जाता है। फिर इन लोगों को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए वो अलग है, कैंसर की ट्रीटमेंट। और उसके साथ में हमें योग प्राणायाम से कैसे उनको यूज करके उसको लाइफ सेव करना है, वो तो हरदम करना पड़ेगा, नहीं जाता है। उसके लिए हमें पूरा हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है, और उस लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें योग यूज करना पड़ता है, जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज करता है। यम नियमों से हमें लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हम देखे जाते हैं तो नियमों में बताया जाता है कि सूर्य पूरब से आता है और पश्चिम से जाता है, पूरब से उगता है। तो यह तो नियम है, हमारे निसर्ग का नियम है कि उधर से आता है। उस प्रकार हमें सुबह जल्दी उठकर हमें योग का माध्यम यूज करना है, और जो बाकी है उसको पूरा नियमों से बांधना है। नियम जो है हमारे कि हमें पृथ्वी का यूज करना है, जल का यूज करना है, हमारे वायु का यूज करना है, और हमारे आकाश का यूज करके हमें उसको बांध के रखना है, जो हमारे शरीर में खुद में उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें पृथ्वी से जो मिलता है वैसे जल से भी हमें मिलता है। उस प्रकार जल जो है वो जल हमारा शुद्ध रहने के लिए हमें कोशिश करनी है। जैसे हम पूरा नियमों से बांधे हुए रहेंगे तो हम इस 5 तत्वों से जुड़े हुए रहते हैं, और उस 5 तत्वों से जुड़े हुए रहेंगे तो हमारे नियम हम हमारे यूज में लाएंगे तो हमारी प्रकृति अच्छी रहने में यूज होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे कैंसर जैसे पेशेंट है, डायबिटीज जैसे पेशेंट है, और वैसे ही अभी हार्ट के भी पेशेंट वैसे ही दिखाई जाते हैं। और फैट फैट ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस जो बढ़ गए हैं, बच्चों में रहे या जो यंगस्टर है, यंगस्टर में, क्योंकि जो हमारे आधुनिकता के कारण जो पूरे काम करने का तरीका बदल गया है, उस काम करने के तरीके के कारण शरीर में ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने के कारण, उसी के कारण ही नहीं बढ़ रही है तो स्ट्रेस के कारण भी बढ़ती है, मानसिकता हमारी उसके ऊपर जाती है कि स्ट्रेस बढ़ गया है। वो स्ट्रेस कम करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा ज्यादातर, प्राणायाम और ध्यान का। प्राणायाम से हमें क्या होगा कि हमारी मन की शांति मिलेगी। मन की शांति के लिए, मन शांत करने के लिए हमें प्राणायाम को यूज करने के लिए कुछ अलग अलग प्राणायाम करने पड़ते हैं, जो हम सुबह उठ के कर सकते हैं। जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, और भ्रामरी प्राणायाम है। जो भ्रामरी का एक है कि हमारे मानसिक ब्रेन के ऊपर, मानसिक जो स्ट्रेस आता है उसके ऊपर उसका बहुत ही फर्क पड़ता है। जो भ्रामरी से हमारे ब्रेन के ऊपर जो फर्क पड़ता है वो हमें रोज करना चाहिए। इसीलिए हमें पूरे रोज के इसमें योग, प्राणायाम और ध्यान जैसे यूज करते हैं उसका फर्क हमारे मन के ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है, और आत्मा के ऊपर पड़ता है। उसके कारण हमारी जो जीवन शैली के ऊपर भी पड़ता है, और उस जीवन शैली में हम जो कार्य करते हैं उसके ऊपर भी। जैसे आजकल बच्चों के ऊपर अग्रेसिवनेस बढ़ गया है, और वो शांत नहीं रहता है। शांत नहीं रहता यानी जल्दी से उसको गुस्सा आता है।
गुस्सा आने से एकदम कैसे बोलेंगे, मराठी में बोलते हैं, खूप राग आलेला है, एकदम डोक्यापर्यंत राग गेला, उस प्रकार से उनका पड़ जाता है। तो उस वो कम करने के लिए भी हमें क्या यूज होता है, प्राणायाम से फर्क पड़ता है। और उसी के ऊपर हमारे मन के ऊपर भी फर्क पड़ता है, शरीर के ऊपर भी। और यह जब हम करते हैं तो हम उसका सब प्रकृति से ही जुड़ते हैं और पर्यावरण से भी जुड़ते हैं। जैसे कुछ बार हम प्राणायाम करते हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम जो है, जो खुली हवा में करो बोलते हैं। खुली हवा में करने से शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। पर उसके लिए हम जब करेंगे तो उसके लिए हमारे आजू बाजू का वातावरण कैसे चाहिए, शुद्ध चाहिए। और आजू बाजू का वातावरण शुद्ध रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वातावरण जो है वो अच्छा रखने के लिए पर्यावरण, हमें उसमें भी आना पड़ेगा। बच्चों को भी रहे या बड़ों को भी। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज है, हमारा घर अच्छा स्वच्छ रहने की कोशिश करते हैं और घर के बाहर कचरा कुंडी में डालते हैं। जो कचरा कुंडी में नहीं डालते, बाहर डालते हैं, रास्ते पे डालते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तब हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ कुछ बच्चे चॉकलेट रैपर खाएंगे, बाहर डालेंगे। वो भी हमारे शरीर को नियम लगाता है, हमारे विचारों को नियम लगाता है वो, कि इस प्रकार के नियम हमारे शरीर को, मन को लगाना चाहिए। वो हमें योग से ही मिलते हैं। और वो बच्चों के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। हमारे बच्चों के ऊपर एक नकारात्मकता की भावना भी दूर होने में मदद होती है। बच्चों के रहे या बड़ों के ऊपर भी निगेटिवनेस, निगेटिव से क्या होता है कि हमारे पूरे ब्रेन में निगेटिव निगेटिव विचार चलते हैं और उसका फर्क हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर पड़ता है। और मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर पड़ने से हमारी पाचन क्रिया है वो भी बिगड़ जाती है और उसके कारण हमारे पूरे कॉन्स्टिपेशन पे फर्क पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन अच्छा नहीं रहेगा तो पूरे हमारे शरीर के ऊपर फर्क पड़ने लगता है। इसलिए हमारे पूरे शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें आसन, प्राणायाम, ध्यान की ओर जाना जरूरी है। इसलिए हम जो कर रहे हैं, जो आपको अभी मैंने बोला कि प्राणायाम पंच महाभूतों से हमें मिलता है और उस पंच महाभूतों से हमारा शरीर जाता है, शरीर पे मिलता है और शरीर भी उसी से बना हुआ है। उस पंच महाभूतों को हमें अच्छा रखने की कोशिश ही हमें करनी है। और जब हम योग प्राणायाम करेंगे तो योग प्राणायाम प्रतिदिन करने से हमारा प्रकृति का सम्मान होगा, पर्यावरण हमारी रक्षा करेगी, हमारे योगदान हमें उससे मिलेगा। इसलिए हम रोज योगाभ्यास भी करना चाहिए और हमारे प्रकृति का भी ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण का भी। तीनों बातों को हमें जोड़ के रखना चाहिए। और हम यही बोलेंगे, प्रतिदिन योग करें, प्रतिदिन प्रकृति का संरक्षण करें और पर्यावरण का भी संरक्षण करें। और जो है हम बोलते हैं कि वृक्ष लगाना, वो भी हमें जरूरी है। और वैसे भी हमारे आजू बाजू का परिसर भी स्वच्छ रखने की कोशिश करनी है, नदियां स्वच्छ रखने की कोशिश करनी है और समुद्र भी स्वच्छ रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि अभी मैं जब गणपतिपुर गई थी आरे वारे बीच पे हम गए तो तब देखा तो पानी में पैर डालने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वहां प्लास्टिक इतना था कि पूरा उसमें देखने के लिए वो हम बोलते बीच पे जा रहे तो लोग वहां भी क्या कर रहे थे कि पूरा प्लास्टिक वहीं डालना। हम भी वहीं दो चार बार देख रहे थे कि बताए तो भी नहीं समझ में आता। इसलिए समाज के ऊपर हमें ज्यादातर सभी समाज ने उसके ऊपर जोर दे के वो काम भी करना चाहिए। जब हम योग करेंगे तो हमारे मन की भी शक्ति और बढ़ेगी और उसके कारण हम हमारे विचारों में फर्क पड़ेगा। इसलिए योग भी रोज करना चाहिए और पर्यावरण की ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं अभी इसी ऊपर मेरा विराम करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू
डॉक्टर अनिता जरा ने स्लाइडचा प्रॉब्लेम आलेला दिसला मला. हा ओके, नो हा प्रॉब्लेम. हा त्याच्यामुळे हे झालं ते. ठीक है, ठीक है. हम्म. आपका स्क्रीन स्टॉप कीजिए. पहले हम आपके जो फोटोग्राफ्स है उसके बारे में आपसे सुनेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे. एक ही मिनट में मैं शेयर करता हूँ. दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. अभी? हाँ, अभी दिख रहा है. हाँ, इसके बारे में बोलिए. नाही त्यांचे ते होते ते फोटो माझे. मैम, इसके बारे में बताइए आप. ये हा अवार्ड्स. मला म्हटलं का? हाँ हाँ हाँ, ये जो है सकाळ का एक अवार्ड मिला था, सकाळ पुरस्कार. मिला हुआ है. उसके बाद में एक योग भूषण पुरस्कार मिला है सांगली का. ये सांगली में मिला था. दूसरा ये जो ये पुरस्कार पूरे योग के लिए मिले हैं. जो मेरा कार्य योग का प्रचार प्रसार चल रहा है 25 सालों से, उसके लिए मिला हुआ पुरस्कार है. जो यहाँ मिला था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज नेशनल इसके लिए मिला था. न्यू दिल्ली का है ये. 2014 में मिला हुआ पुरस्कार है. क्योंकि तभी से मेरा एक कार्य था कि बच्चों के ऊपर कार्य करके बच्चों को उसी में ये करना. जैसे ये मिला है यूनिवर्सिटी का. हमारे यहाँ जो डांस विथ योगा एक प्रकार था, और जो तनय मल्हारा एक यहाँ जलगांव का स्टार प्लस वाहिनी पे विनर रहा है, योगा विथ डांस. तो डांस में भी योगा का कैसा उपयोग कर सकते हैं, वो हमारा जागतिक लेवल पे एक अलग प्रकार का मेरा कार्य हुआ था. उसी के कारण यूनिवर्सिटी ने सत्कार किया था. उसी के साथ ये भी एक योग रत्न पुरस्कार था कि एक प्रकार का कार्य हुआ. आयुष मंत्री तक वहां आए हुए, और वो हमारे भामरे साहब भी थे, वो मंत्री थे, वो भी आए हुए थे. और ये भी एक ये मिला हुआ है, पुरस्कार मिला हुआ है. कलेक्टर साहब ने एक किया था कि बच्चों के, जैसे एक धुलिया की लड़की भी थी इंडियाज गॉट टैलेंट में, उसने योग विथ डांस किया था. तो उसके ऊपर योगा का ज्यादा ये करने के लिए उसके ऊपर मुझे यहाँ सम्मानित किया था. और फिर 2015 में महाचर्चा करके एक इंटरनेशनल योगा डे के कारण एक योगा होम्योपैथी और स्पोर्ट्स के कारण एक डॉक्टर उमाड़कर थे, मैं थी, और हमारे संचालक थे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सोपल सर. उनके साथ में एक प्रोग्राम हुआ था कि योग किस प्रकार से उपयोग में कर सकते हैं हम. इसलिए योगा और होम्योपैथी के साथ में योगा का एक यूज वो है. और दूसरा महिला बचत गट जो है, उनके लिए भी मेरा एक कार्य चल रहा था कि जो यूटेरस के कैंसर और ओवरीज के कैंसर का प्रमाण जो बढ़ रहा, इसलिए सैनिटरी नैपकिन जो नेचुरल इससे बनाने का जो केमिकल है वो कम करने के लिए जो गवर्नमेंट ने, केंद्रीय मंत्री तब स्मृति ईरानी थी, उनके साथ मेरा काम करते हुए बातचीत होकर उन्होंने हमारे महिला बचत गट को ये सैनिटरी नैपकिन का प्रोजेक्ट दिया हुआ है जलगांव में, कि ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से और करके और महिलाओं में ये काम सैनिटरी नैपकिन अच्छी तरह से बनाने का कोशिश करे करके. ये बहुत अलग अलग प्रोग्राम के ये फोटोज थे. और ये चौहान मैडम जो है, ये उन्होंने ऑनरेबल वहां का दिया है, वो शिंदे साहब के हाथ से, कि ये बहुत बड़ा योग का प्रचार प्रसार और कार्य जो बढ़ रहा है इसके लिए. और साथ में नेचुरोपैथी भी था, जो हमारा एक नेचुरोपैथी का इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, कि नेचुरोपैथी से भी विदाउट ड्रगलेस
थेरेपी करके कितना यूज होता है। इसलिए इस प्रकार के हम किस प्रकार के मड बात है, मड थेरेपी है, जो खेतों की जो 3 फुट अंदर की मट्टी लेके उससे हमारे शरीर को कितना यूज हो सकता है वैसे। और हाइड्रोथेरेपी है जो मैंने अभी जल युक्त बोला, उसके लिए ये उसके साथ कर सकते हैं। इस अलग अलग प्रकार का जो मेरा प्रचार प्रसार चल रहा था उसके कारण ही दिया था। कोरोना में जो एक प्रकार था कि जलनेति करके एक इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम किया था कि हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ने के लिए जलनेति के यूज करके हम किस प्रकार हम कोरोना से दूर रह सकते हैं और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए वो किया था। ये जलनेति का प्रचार प्रसार बहुत इसमें कोरोना में चला है। घर में ताकि सिखाना और जलनेति का यूज बताना, ये हमारा शुद्धि क्रिया का एक प्रचार अच्छा प्रकार से चल रहा था। और फिलहाल में अभी स्पोर्ट्स में जो अभी योगा, जो ये तो मेरे बुरे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं बच्चों के, इससे पूरे इसमें 21 जून को चलते हैं, सब 26 जनवरी को चलते हैं वैसे, उसको जा जाके व्याख्यान भी चलते हैं उसके ऊपर, योग का शरीर के ऊपर होने वाला परिणाम। और उसी के इससे बच्चों पे ये जो है ये भी एक ही दिखा हुआ है। पुरस्कार तो बहुत सारे मिले, वो बता भी नहीं सकती मैं, इतने इतने हो गए हैं कि हर जगह जाके लेना। अभी तो ऐसा लगता है कि पुरस्कार मत दो, पर ये पूरा ज्यादा प्रसार होना चाहिए योग का। पर योग में भी योगा ही करना चाहिए। अभी जो हम जो देख रहे हैं उसमें स्थिरम सुखम आसनम का उपयोग करना चाहिए ज्यादातर, और प्राणायाम का उपयोग करना चाहिए, इसलिए चलना चाहिए। तो ये बहुत सारे पुरस्कार मिले मिले हुए हैं, उसके ऊपर कार्य भी चल रहा है। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कार्य योग का चल रहा है। 2003 से हमारे एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स में लाया है, स्कूल गेम में लाया हुआ ये है योग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये ऊपर में एक 1974 से कार्य करती है कि बच्चों 8 साल से बच्चों से 8 साल तक वृद्धों तक पूरा योगासन का कंपटीशन लेके, कि इस कारण से हमारे पूरे दुनिया में योग का प्रचार प्रसार हो, सब योगासन करे, उस कारण वो कर सके, बच्चे भी कर सके और वृद्ध भी कर सके, इसलिए तो वो चलता है। और उसी के कारण गवर्नमेंट में पिछले साल अभी मेरे यहाँ की जो स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स ऑफिस में योगा कोच करके, धुलिया में भी योगेश्वरी मिस्त्री जो मैंने बोला कि इंडिया गॉट टैलेंट में पहले आई थी, वो योगा कोच करके पहली स्टूडेंट जो गवर्नमेंट में योगा कोच करके लगी हुई है, और स्पोर्ट्स में योगा का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। बहुत सारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, बहुत सारे बच्चे योग का टीवी पे आए हुए हैं। और अभी भी कुछ बच्चे इंटरेस्ट, बचपन से गए हुए बच्चे जो रहते हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और आगे जाके योग का कार्य करने में तैयार हो जाते हैं। हम्म, हाँ। बहुत सारे पर्यावरण के वर्कशॉप भी हम करते हैं। समर सीजन में सीड बॉल बना के बच्चों से, अभी हम संडे के दिन एक कार्य करते कि जो मेरे यहाँ 40-50 बच्चे रहते उनको समझा के माटी के बॉल बनाते हैं। मेरे साथ में पर्यावरण के लिए जो प्रवीण पाटिल सर है यहाँ के, वो भी साथ में रहते। वहाँ बीजे कैसे डालना मट्टी में, और वो बाहर बारिश आने के पहले ये पूरे जंगल में जाके डालना, एक ये कार्य चलता है हमारा, यानी बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, कि पेड़ क्यों लगाना चाहिए, इसका एक कार्य रहता है। और उसके साथ में बच्चों को, अब सीजन आएगा गणपति का, तो बच्चों को मैं अभी 15 साल हो गए होंगे, मेरे 15-20 साल हो गए उसमें, कि जो मेरे वर्कशॉप बड़े बड़े सकाळ पेपर है, लोकमत पेपर है, इन्होंने वर्कशॉप लेते हर एक स्कूल में कि बच्चों को मट्टी से गणपति बनाना। और उसका ये, क्योंकि जो हम गणपति क्या करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रहते हैं, तो वो क्यों नहीं बनाना, और ये मट्टी के क्यों बनाना, और उस वो घर पे ही कैसे उसको उसका विसर्जन करना गणपति का, वो भी हम
सिखाते, बच्चों के मन में डालते हैं वो। ये हमारे बच्चों में, मेरे पूरे स्कूल में, जलगांव के बहुत बड़े 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 प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, जलगांव शहर में ही नहीं तो बाकी तालुका प्लेस पे, चोपड़ा है, पाचोरा है, बड़गांव है, इधर भी होते हैं। और वैसे ही जैसे ये एक क्षण ये आता है गणपति का, वैसा एक होली का आता है। तो होली के टाइम में हम उनको नैसर्गिक कलर कैसे बनाते हैं, निसर्ग से कैसे, जैसे हल्दी का कलर है, बीटरूट का कलर है, उस प्रकार के अलग अलग कलर बनाने के लिए भी बच्चों को सिखाते हैं और उससे दूर रखते, केमिकल से दूर रखने का एक कार्य हमारा समाज में चलता है। बहुत बढ़िया मैम, आपने तीनों भी बैलेंस कैसे करना है, योग, प्रकृति और पर्यावरण। और जैसे कि हमारे मेंटर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि जो पांच तत्व है वो कैसे याद रखने, तो कहते हैं कि ये तो भगवान है। भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, यानी अग्नि और न यानी नीर। तो आपने एक्चुअली वो दोनों भगवान जो अपने अंदर है और बाहर है उसके बारे में बात रखा। और इतना अच्छा कार्य विथ योगा, पर्यावरण। और जैसे ना बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि अंदर का और बाहर का पर्यावरण ठीक हो तभी प्रकृति ठीक हो सकती है। और इस विषय के ऊपर आपने यहाँ पर मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टीम के तरफ से। मैं सुनील राणे सर है, राधेश्याम जी है, स्नेहल मैम, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनम्यूट करके बात करें। नमस्कार उपस्थित सभी, आज के वेबिनार में उपस्थित सभी व्यक्तियों को नमस्कार मेरा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन पहला जो व्याख्यान था वो दूसरी व्याख्याता थी, उनका तो नहीं सुन पाया, लेकिन अनीता पाटिल का, डॉक्टर अनीता पाटिल का व्याख्यान मैंने काफ़ी गौर से सुना। उनका कार्य काफ़ी सालों से अविरल चालू है और उनको इसी कार्य में यशस्विता मिले, ये मेरी शुभकामना है। अ, उनके और से इसके बारे में जो व्याख्यान है अलग अलग विषयों के बारे में, ये अलग अलग यदि हम रखते हैं तो ज़्यादा रुचिपूर्ण होंगे। और उसके उसका जो अभ्यास जो किया उन्होंने, वो अभ्यास सबको अ, मिलेगा, ये मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। राधेश्याम दादा, स्नेहल मैम। डॉक्टर अनीता मैम, राधेश्याम दादा जलगांव से ही है और वो खुद यौगिक फार्मिंग करते हैं, यानी कि योग का इस्तेमाल अपने फार्मिंग में। तो उनका एक अलग टॉपिक है जो तापी के वेबिनार में, उनका वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। राधेश्याम दादा, बात रखिएगा। बहुत अच्छे से डेवलप करके टॉपिक मैम ने जो प्रेजेंट किया है बहुत ही अच्छा है। समय की पुकार है, तो समय जिस तरीके से बदल रहा है, तो जैसे विज्ञान भी ये मान रहा है, भी मेडिकल साइंस भी, कि भाई मोर देन 90% ऑफ डिसीजेज जो है ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है, या हमारे मन की गलत सोच के तरीके के कारण, गलत मान्यताओं के कारण ये सब जो बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर नियंत्रण करना है तो इसके लिए यम नियम जो बताए हैं उसके हिसाब से चलना, खुद के मन को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना, और प्राणायाम के और योग के माध्यम से शरीर को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है। बहुत समय की पुकार है, जब ये चीजें एक साथ हाथ में हाथ लेकर चलेगी। और उसके साथ में जैसे मिलेट्स का जो पहले आया, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ ही रिलेटेड है और जरूरी है सारा। अभी ये सब होना हमारी पुरानी जो ट्रेडिशन है, ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई या हमारे पुरखों के द्वारा जो हमको मिली हुई है, इसको थोड़ा सा अभी हम फिर से ज़्यादा गौर से देखें। थोड़ा पाश्चिमात्य लोगों का अनुकरण हम लोग रोके अभी। तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम फिर से एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनी बना सकते हैं। पाश्चिमात्य लोगों के पीछे चल चल के हमने हमारा सस्टेनेबिलिटी जो खो दिया है वो फिर से हम योगा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कार्य ऐसे ही और आगे बढ़ता रहे। हमारी तरफ से भी अगर कुछ मदद हो सके तो हम भी कभी भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधेश्याम दादा। तो हम अभी आखिरी में हमारे तो घर के ही है डॉक्टर अनीता मैम, तो आपका शुक्रिया ने अदा करेंगे। हम तो आगे भी संवाद में रहेंगे और जाते जी जाते आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटा सा प्रेयर लेकर इस जो हमारा आज का सत्संग है उसका समापन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका कीमती समय देने के लिए। बस ना। दोनों हाथों की ओंकार मुद्रा, एक ओंकार लेंगे। ओम। दोनों हाथों की प्रार्थना मुद्रा करते हैं। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोले। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले एपिसोड में मिलते। तब तक हम आपसे विदाई लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगत।